नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भौतिक भूगोल में समस्थिति या भू संतुलन की संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। भू संतुलन या समस्थिति की संकल्पना एक ऐसी संकल्पना है जो हमें इस बारे में बताती है कि हमारी पृथ्वी के धरातल के ऊपर विविध प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। उच्चावच में विभिन्नता पाई जाती है, जैसे ऊंचे पर्वत है, पठार है, समतल मैदानी भाग है, गंभीर या गहरे सागरीय मैदान है। इन सब के होने के बावजूद भी हमारी परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी स्थिर है, और ये जो पृथ्वी स्थिर है या संतुलित है, इसी अवस्था को हम समस्थिति नाम दे सकते हैं। सर्वप्रथम समस्थिति शब्द का प्रयोग डटन महोदय ने 1889 में किया था। और समस्थिति से अगर हम एक शाब्दिक अर्थ में देखें तो इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है समान रूप से खड़ा होना। जैसे पृथ्वी के धरातल पे पर्वत, पठार, मैदान, सागरीय, गंभीर मैदान, ये सब एक अपनी अवस्था में खड़े या संतुलित अवस्था में है। और ये जो संतुलन की अवस्था है, इसी को हम भू संतुलन की अवस्था या समस्थिति की संकल्पना कह सकते हैं। सामान्य रूप से हम समस्थिति या भू संतुलन को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित ऊंचे भूभाग जैसे पर्वत है, पठार है, निम्न बेसिन जैसे सागर, महासागर, नदी, झील आदि के तल है, समतल मैदानी भाग है, इनके मध्य भौतिक या यांत्रिक स्थिरता को ही हम समस्थिति या भू संतुलन की संकल्पना कहते हैं। इसी प्रकार आर्थर होम्स ने भी भू संतुलन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि भू संतुलन वह स्थिति है जिसके द्वारा धरातल के विभिन्न व विषम तल जैसे पर्वत, पठार, मैदान ये सभी फैले हुए हैं, वह सभी वृहद पैमाने पर भूतल के ठीक नीचे प्राय संतुलित स्थिति में पाए जाते हैं, और इसी को हम भू संतुलन कहते हैं। भू संतुलन के बारे में बहुत पहले से कार्य चल रहा है, और इसके बारे में कई विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, जिसमें प्राट, एरी, कई भूगोलवेत्ता है। प्राट महोदय ने अपने विचार स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि हिमालय कम आकर्षण शक्ति लगने की व्याख्या प्राट ने विभिन्न प्रकार से की है। उन्होंने माना कि हिमालय को भी महाद्वीपों की भांति सियाल से बना मानने पर गणना करें तो कल्याण और कल्याणपुरा के बीच में जो अंतर आता है उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। प्राट महोदय ने बताया है कि कम आकर्षण बल लगने का कारण हिमालय का कम घनत्व वाले पदार्थों से बना माना है। इसलिए प्राट ने बताया है कोई स्थलभाग अधिक ऊंचा होगा तो उसका घनत्व कम होगा, यदि कोई स्थलभाग नीचा होगा तो उसका घनत्व अधिक होगा। अर्थात उन्होंने ऊंचाई तथा घनत्व की मात्रा में विलोम या विपरीत संबंध माना है। जैसे जैसे पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का मैदानों से कम, मैदानों का समुद्र तल से कम। और प्राट ने यह भी माना है कि पृथ्वी में एक निश्चित गहराई पर एक ऐसा तल है जिसके ऊपरी घनत्व में अंतर पाया जाता है, और उस तल पर जाने के बाद घनत्व समान हो जाता है। उस तल को प्राट महोदय ने शक्तिपूर्ति तल, लेवल ऑफ कंपनसेशन नाम दिया है। उन्होंने समान गहराई परंतु भिन्न घनत्व वाले स्तंभ मत का प्रतिपादन किया, अर्थात सभी स्थलभागों की गहराई पृथ्वी के धरातल के नीचे समान है, केवल धरातल के ऊपर ही इनकी ऊंचाई में अंतर पाया जाता है। जैसे पर्वत अधिक ऊंचे, पठार उससे नीचे, मैदान उससे नीचे, समुद्र तल उससे भी नीचे, लेकिन शक्तिपूर्ति तल के ऊपर या उसके शक्तिपूर्ति तल पर सभी धरातल की गहराई समान हो जाती है। प्राट महोदय ने ठहराव के नियम या प्लवनशीलता के सिद्धांत के आधार पर भी इसको समझाने की कोशिश की है। प्राट ने एक प्रयोग करके भी समझाया है, जिसमें उन्होंने सीसा, लोहा, एंटीमनी और जस्ता, जिनका विभिन्न घनत्व है, इन सबको उन्होंने एक बर्तन में पारा लेकर उसमें डुबोया तो वो सभी
नीचे एक समान तल तक उनकी गहराई समान है, लेकिन जिसका घनत्व है अधिक उसकी ऊंचाई कम, और जिसका घनत्व कम उसकी ऊंचाई अधिक। इस प्रकार से प्रयोग करके समझाया है, जो इसमें बना भी रखा है। दूसरे नंबर पे एरी महोदय। एरी महोदय के विचार प्राट महोदय से भिन्न थे। एरी ने प्राट के विपरीत बताया कि स्थलभाग जितने ऊंचे होते हैं उनकी गहराई उतनी ही अधिक होती है। घनत्व और गहराई में समान संबंध पाया जाता है। प्राट महोदय ने बताया कि पर्वत जितने ऊंचाई तक ऊपर है उससे 9 गुना भाग धरातल के नीचे भी इन जड़ के रूप में पाए जाते हैं। एरी ने साथ ही यह भी माना है कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व तो बराबर होता है, परंतु उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। अर्थात एरी ने प्राट महोदय के विपरीत अपने विचार प्रकट किए हैं। प्राट महोदय ने कहा था कम घनत्व है अधिक ऊंचाई, अधिक घनत्व है कम ऊंचाई, लेकिन शक्ति पूर्ति तल पर सभी की गहराई बराबर। इसके विपरीत एरी ने माना है कि घनत्व सभी का बराबर होता है, चाहे वो पर्वत, पठार, मैदान हो, लेकिन उनकी गहराई अलग अलग पाई जाती है। जो स्थलभाग धरातल के जितने ऊपर है वो उतना ही पृथ्वी के नीचे अधिक गहराई तक फैला हुआ है। अर्थात इसने लगभग 9 गुना भाग, जैसे हिमालय पर्वत लगभग 8000 मीटर ऊंचाई पर है, तो 8000 × 9 बराबर 7000, लगभग 72,000 मीटर की गहराई तक डूबा हुआ है। लेकिन एरी महोदय के विचार इसलिए मान्य नहीं है कि धरातल में जैसे जैसे नीचे जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है, और इतनी गहराई पर कोई भी स्थलभाग अपनी पिघली अवस्था में रहता है, उसकी जड़ इतनी गहराई तक नहीं पाई जाती। प्राट और एरी के अलावा अन्य भूगोलविद हैफोर्ड तथा बोवी ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन हैफोर्ड और बोवी भी इन्हीं के विचारों से अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार जोली महोदय ने भी दिए हैं, होम्स के विचार भी है। जोली महोदय ने शक्ति पूर्ति तल की जगह शक्ति पूर्ति कटिबंध को माना है। उन्होंने कहा कि शक्ति पूर्ति तल का खंडन करते हुए कहा है कि नीचे एक तल नहीं 16 किलोमीटर मोटा एक कटिबंध है, जिसको हम शक्ति पूर्ति कटिबंध कह सकते हैं। यह एक असमान घनत्व वाली परत है। इस परत में विभिन्न घनत्व वाले भागों का निचला तल समान न होकर भिन्न होता है। वास्तव में इस कटिबंध में ऊपरी परतों के घनत्व को संतुलित करने वाले पदार्थों का वितरण पाया जाता है। एरी की भांति जोली का भी यह विश्वास था कि कम सघन सियाल निर्मित महाद्वीप अधिक सघन सीमा में तैर रहे हैं। महाद्वीपों का एक भाग बाहर तथा उसका 8 गुना भाग सीमा में प्रविष्ट है या सीमा में स्थित है। सीमा मतलब सियाल, सीमा, निफे। हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा, निफे। सियाल जो ऊपरी कठोर भूपरपट्टी है, सीमा जो भूपरपट्टी के नीचे पिघली अवस्था में पाई जाती है, और निफे जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। तो जोली महोदय ने ऊंचे भागों को जितने ऊपर स्थित है वो सीमा में प्रविष्ट माना गया है। होम्स ने भी अपने विचार दिए। होम्स एरी की भांति इन्होंने भी 1940 में समस्थिति पर अपने विचार प्रकट किए। होम्स ने कहा है कि उच्च भूभाग हल्के पदार्थों से निर्मित होते हैं तथा संतुलित रहने के लिए अत्यधिक गहराई में भारी सेलों में डूबे रहते हैं। इस प्रकार होम्स के विचार एरी के विचारों से मिलते जुलते हैं। होम्स के अनुसार जो भाग जितना ऊंचा एवं जटिल होगा उसका भूसंतुलन वृद्धि स्तर तथा क्षेत्रीय आधार पर होगा। होम्स ने भूकंप तरंगों के आधार पर भूगर्भीय परतों पर बताया तथा माना कि पर्वतीय भागों में सियाल की मोटाई 40 किलोमीटर, मैदानी भागों में 12 किलोमीटर और समुद्र तली में सियाल एक पतली परत के रूप में पाई जाती है। दूसरे शब्दों में भूपटल के ऊंचे हल्के भाग अत्यधिक नीचे गहराई में अवतलित भूमध्याकार जमाव के रूप में फैले होने के कारण वहाँ की बाहरी चट्टानें अन्यत्र स्थानांतरित हो जाती है। होम्स ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय रूप से आदर्श समस्थिति की दशा कुछ समय के लिए हो सकती है, परंतु न कि सभी स्थानों पर हमेशा के लिए, और न ही समस्त भूतल पर एक साथ भूसंतुलन की अनुकूल स्थिति पाई जा सकती है। अर्थात होम्स ने भी एरी के समान अपने विचार प्रकट किए हैं। सामान्यतः निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि पर्वतों की कम गुरुत्वाकर्षण के कारण की जो खोज का पता चला है कि पर्वत श्रेणियाँ खोखली नहीं है, परंतु उनके नीचे अत्यधिक गहराई में सेलों का घनत्व कम रहता है।
इस तथ्य की पुष्टि भूकंपीय तरंगों की खोज से भी स्पष्ट होती है। भूतल पर संतुलन की अवस्था या भूसंतुलन का समायोजन प्रादेशिक और स्थानीय रूप से भी पाया जाता है। भूपटल पर पूर्ण समस्थिति नहीं पाई जाती है, क्योंकि भूगर्भिक शक्तियाँ अव्यवस्था उत्पन्न करती रहती है, जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है। इनके द्वारा स्थानीय और प्रादेशिक स्तर पर इसमें संतुलन की अवस्था में विघ्न आते रहते हैं। समस्थिति के प्रादेशिक या स्थानीय होने में भी पर्याप्त मतभेद है। प्रादेशिक स्तर के विस्तृत क्षेत्रों पर समस्थिति पाई जाती है तथा स्थानीय रूप के होने पर संशय और इसके होने या न होने पर वर्तमान समय तक भी संशय बना हुआ है। अभी तक इसके बारे में शोध कार्य चल रहा है और आगे भी इसके ऊपर कार्य चल रहे हैं। थैंक यू।